हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं अजीम शमीम, आपका दोस्त मैथ्स की एक नई क्लास के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है। हम लोगों ने क्लास 9th में चैप्टर 5 स्टार्ट किया था जिसका नाम था यूक्लिड्स ज्योमेट्री। हम लोगों ने इसमें एक क्लास की हुई है और उसमें देखा था कि यूक्लिड्स ज्योमेट्री का जन्म बर्थ कैसे हुआ था। हम लोगों ने इसकी हिस्ट्री देखी थी, ये देखा था कि यूक्लिड्स कौन थे, उन्होंने क्या क्या काम किया था, जिसकी वजह से जो ज्योमेट्री है हमारी वो आगे के लोगों को पता चलती चली जाए। जैसे कि हम लोगों ने एंशिएंट इंडिया के बारे में पढ़ा था कि एंशिएंट इंडिया में ज्योग्राफी निकल रहा है, ज्योमेट्री का क्या यूज़ होता है ना। फिर हम लोगों ने नाइल रिवर के बारे में पढ़ा था, तो वो सारी चीज़ें पढ़ी थी। वो सब क्या था कि एक बेस था, इस चैप्टर को स्टार्ट करने का क्या था, एक बेस था। आज क्या करना है, आज हमारा ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन भी होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज जो हम लोग पढ़ेंगे इसी से क्वेश्चन आपके डायरेक्टली एग्जाम में आएंगे। जैसे कि मैंने आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि यूक्लिड्स ज्योमेट्री जो हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, इसमें दो टॉपिक हैं जो बहुत ही पूछे जाते हैं। जैसे पहला टॉपिक है एक्सियम्स और दूसरा है पोस्टुलेट्स। पहला है एक्सियम्स, ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे एक्सियम्स लिख रखे हैं, और दूसरा है यूक्लिड्स पोस्टुलेट, वो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। टोटल 8 एक्सियम्स हैं और टोटल 5 पोस्टुलेट्स हैं। ये 8, 5, 13, ये 13 के 13 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इन्हीं के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, लेकिन आपको इस्तेमाल क्या करना है, बस यही दोनों चीज़ें, इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करना है और आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है ये और बहुत ही आसान से क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से। चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके सारे एक्सियम्स, सारे पोस्टुलेट को पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यूक्लिड्स एक्सियम्स। मैंने सारे के सारे एक्सियम्स लिख रखे हैं। अगर मैं क्लास में लिखता तो शायद लिखने में ही सारा टाइम खत्म हो जाता है, इसलिए मैंने पहले से इसको लिख रखा है। चलिए एक एक एक्सियम्स हम लोग पढ़ रहे हैं और उसके बाद उसको मैं वहीं पे एक्सप्लेन करता चला जा रहा हूँ एग्जाम्पल की मदद से। जैसे क्या है यूक्लिड्स एक्सियम्स, पहले क्या लिखी हुई मैंने एक्सियम्स, देखिए थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन एंड अदर। कह रहे हैं कि जो चीज़ें, जैसे एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ मैं। जैसे हमने क्या किया, हमारे पास है एक ए है और एक चीज़ और है, उसको भी कह दिया क्या, ए। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, ठीक है। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन एंड अदर। अगर मान लीजिए इसमें हम b ऐड कर दें और इसमें b ऐड कर दें तो क्या होगा, ये a प्लस बी बराबर a प्लस बी हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि हमने कहा कि पहले क्या था, पहले था a इक्वल टू a। हमने क्या कहा कि पहले कहा गया कि a में a और a बराबर है। फिर ये कहा गया कि फिर से सुनिए कि कोई दो चीज़ें हमारे पास, जो दोनों चीज़ें हैं उनको नाम हमने क्या दिया, a और a। तो पहली चीज़ भी a है और दूसरी चीज़ भी a है, फिर और दोनों इक्वल हो गए, ठीक, क्योंकि a और a हैं तो दोनों इक्वल होंगे। तो ये कह रहे हैं कि अगर उसमें हम कुछ ऐड करते हैं तो उसके बाद भी क्या होता है कि वो दोनों चीज़ें इक्वल ही रहेंगी, वो चीज़ें क्या रहेंगी, इक्वल ही रहेंगी। दूसरी तरह से अगर इसको कहा जाए कि यहीं पे मैं फिर से लिख रहा हूँ कि a प्लस b है और यहाँ पे मैंने कर दिया a प्लस c कर दिया। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि a प्लस b में अगर हमने कुछ इक्वल चीज़ें जोड़ी हैं तो वो क्या होंगी, बराबर होंगी। इसका मतलब क्या होगा कि b प्लस b इक्वल टू c। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग क्यों, देखिए कहा जा रहा है कि हमारे पास कोई दो चीज़ें हैं, उन दोनों चीज़ों को कहा गया क्या, a और a, ठीक। क्या कहा गया, a और a कहा गया। अब वो दोनों चीज़ क्या है, इक्वल हैं। फिर ये कह रहे हैं कि उसमें हम लोग कुछ अगर जोड़ते हैं, इक्वल चीज़ कुछ जोड़ रहे हैं, जो चीज़ हम जोड़ रहे हैं उन दोनों में वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल क्या हो गया, b और c। b और c को क्या किया, हमने जोड़ दिया। तो जोड़ने के बाद भी अगर वो दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि b बराबर c होगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने क्या कहा कि हमारे पास एक नंबर है 2, एक नंबर है 2 जिसको हमने कहा गया a और a। तो कह रहे हैं इसमें कुछ जोड़िए और इसमें कुछ जोड़िए। तो चलिए हमने इसमें जोड़ा 7 और इसमें भी हमने जोड़ा 7। तो ये कह रहे हैं कि जो बाद में जो दो चीज़ जोड़ी गई है वो भी इक्वल होगी। तो सही बात है, 7 इक्वल टू 7 मतलब 7 इक्वल टू 7 होगा। तो बात तो ये बिल्कुल सही है। फिर से बता दूं एक बार, देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास कोई दो चीज़ें हैं, हमारे पास
कोई दो चीज़ें हैं जो इक्वल हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि हमारे पास कोई दो चीज़ें हैं वो इक्वल हैं, जैसे ए और ए, इनको क्या कहा गया कि ये इक्वल हैं। ठीक है, पहले क्या कहा गया कि हमारे पास कोई दो चीज़ें हैं और वो दोनों क्या है, इक्वल हैं। फिर क्या कहा जा रहा है कि इसमें हम कुछ ऐड कर दें, इसमें भी कुछ ऐड कर दें और इसमें भी कुछ ऐड कर दें। तो हमने क्या किया, लेट अस सपोज कि हमने यहाँ पे b ऐड किया और यहाँ पे क्या ऐड किया, c। चलिए इसको अलग लाइन में करते हैं। पहले हमारा ये था, अब क्या हो गया, a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस सी। तो ये कंडीशन तभी होगी, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस सी तभी होगा, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड तभी होगा जब b इक्वल टू c होगा। सिर्फ इतनी सी कहानी है। ठीक, ये पहला हमारा एक्सियम्स है। दूसरा क्या है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, जैसे फिर वही चीज़ है कि a इज इक्वल टू a है और इसमें मान लीजिए हम 2 ऐड कर दें और इसमें इधर भी 2 ऐड कर दें, तो ये दोनों चीज़ें हमारी क्या होंगी, इक्वल ही होंगी। ये दोनों चीज़ें हमारी क्या होंगी, इक्वल ही होंगी। तीसरा देखिए, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। इसका अपोजिट, यहाँ पे ऐड कर रहे थे, यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे a इज इक्वल टू a था, तो हम मान लीजिए यहाँ से a माइनस 2 कर रहे हैं और यहाँ से भी a माइनस 2 कर देंगे, तो ये भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 5 5 था, अब 5 में से 2 2 घटा दिया तो क्या आएगा, 3 3 आएगा, तो वो भी दोनों तरफ 3 और 3 बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों चीज़ समझ, तीनों एक्सियम समझ में आया। चौथे पे चलते हैं, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ये थोड़ा ज्योमेट्री वाला आया। अच्छा, एक चीज़ ज्योमेट्री से याद आया कि यूक्लिड्स ने अपनी बुक में दो चीज़ें लिखी। पहली चीज़ एक्सियम्स, दूसरी चीज़ पोस्टुलेट्स। अब आपके मन में आ रहा होगा कि एक्सियम्स किस किस जगह पे अप्लाई किए जा सकते हैं और पोस्टुलेट किस किस जगह पे अप्लाई किए जा सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि एक्सियम्स जो है पूरी की पूरी मैथमेटिक्स में अप्लाई किए जा सकते हैं, कहीं भी पूरी की पूरी मैथमेटिक्स में एक्सियम्स अप्लाई किए जाते हैं, और पोस्टुलेट जो है सिर्फ ज्योमेट्री में अप्लाई किए जाते हैं। मैथ्स का जो पोर्शन होता है ज्योमेट्री, ये सारे के सारे सिर्फ ज्योमेट्री में अप्लाई किए जाएंगे, और एक्सियम्स जो है पूरी की पूरी मैथ्स में अप्लाई किए जैसे हो सकता है एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा सके कि एक्सियम्स आर एप्लीकेबल फॉर, तो आपको क्या लिखना है, फुल मैथमेटिक्स यानी होल मैथमेटिक्स, यानी पूरी की पूरी मैथमेटिक्स में हम एक्सियम्स लगा सकते हैं। लेकिन पोस्टुलेट्स हम सिर्फ कहाँ लगाएंगे, ज्योमेट्री में लगाएंगे। पोस्टुलेट्स कहाँ पे लगाएंगे, सिर्फ ज्योमेट्री पे लगाएंगे। चलिए अब इस पे फिर से आते हैं, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक लाइन लिखी है, ऐसे लाइन है, ये है A, ये है B और ये है पॉइंट C। तो ये कह रहे हैं कि इसको और इसको अगर जोड़ दिया जाए तो हमारी लाइन क्या हो जाएगी, AC। मतलब क्या कहा गया कि हमारे पास एक पार्ट है AB, अलग से लाए, एक पार्ट है BC, वो अलग से लाए, और उन दोनों पार्ट्स को जब हमने जोड़ दिया तो कौन सी लाइन बन गई, AC। तो कौन सी लाइन बन गई हमारी, AC। तो यही कहा जा रहा है कि थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब ये हुआ कि AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। दो बराबर की चीज़ें जब आपस में जोड़ी गई तो एक पूरी चीज़ बन गई। तो यही तो कहा जा रहा है कि AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। ये कह रहा है हमारा चौथा एक्सियम्स। फिफ्थ वाला देखते हैं, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो सबको पता है कि जो पूरी चीज़ होती है वही सबसे बड़ी होती है। जैसे कि मान लीजिए हम एडिशन कर रहे हैं, एडिशन में हमने लिखा कि 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 13। तो ये क्या है, हमारा होल है, और ये सब क्या है, हमारे पार्ट है। 13 क्या हुआ हमारा, ये होल हुआ, और ये सब क्या हुआ है, पार्ट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, द होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट। मतलब 13 हमारा 5 से भी बड़ा है और 13 हमारा 8 से भी बड़ा है। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। चलिए अब देखिए सिक्स वाला एक्सियम हम पढ़ने जा रहे हैं, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। क्या कह रहे हैं, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग। जैसे मान लीजिए हमारे पास A है और यहाँ पे भी A है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। फिर क्या कह रहे हैं कि इसको अगर हम डबल कर दें, दोनों तरफ डबल कर दें, तो क्या हो जाएगा, 2A इज इक्वल टू 2A। ये भी क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल होंगे। पहले क्या कहा गया कि दो चीज़ जो बराबर होंगी उसमें अगर उसको दुगना दुगना कर दिया जाए तो वो भी बराबर होंगी। जाहिर सी बात है। क्या कह रहे हैं कि 2 इज इक्वल टू 2। पहले क्या कहा गया कि 2 इज इक्वल टू 2 है,
फिर क्या कह रहे हैं कि उसका अगर हम डबल कर देंगे तो वो भी बराबर होगा। सही बात है, 2 का डबल क्या होगा 4, तो 4 और 4 भी बराबर होंगे। एग्जाम्पल लेते बताता हूँ, जैसे मान लीजिए हमने ए को लिया 3 और दूसरे वाले ए को भी लिया 3, क्यों? क्योंकि दोनों हमको सेम रखना है। फिर क्या कहा गया कि इसका अगर हम डबल कर दें, इसका हम डबल कर दें तो 3 का डबल कितना होगा 9, और इस 3 का डबल क्या होगा 9, है ना। तो क्या हुआ, ये भी हमारा इक्वल होगा। ठीक, अब 7th वाला क्या है, इसी का जस्ट अपोजिट, इसी का जस्ट अपोजिट। यहाँ देखिए इस वाले में क्या था, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला था, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला है। देखिए थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, इसी का अपोजिट। पहले क्या कहा गया था कि कोई जो दो चीज़ हमारी सेम है उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 बार तो क्या होता है, डबल कर देते हैं तो वो इक्वल हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया था। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अगर उन्हीं चीज़ को डिवाइड कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए तो क्या होंगे, वो भी इक्वल होंगे। मतलब सॉरी, a इज इक्वल टू a, ये कहा गया दो चीज़ जो बराबर हैं उनको अगर आधा कर दिया जाए तो वो भी आधे होंगे। मतलब इसको आधा कर दिया जाए तो ये भी क्या होंगे, आधे होंगे, और ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब आप लोग समझ रहे होंगे ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं, ये सब क्यों पढ़ाई जा रही हैं। तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि यूक्लिड्स जब ये सब चीज़ें लिख रहे थे तो उनके टाइम के जो लोग हुआ करते थे उन्हें ये सब बातें नहीं पता थी, तो उन्हें ये सब बातें उन्हें बतानी पड़ी। जैसे आज के टाइम पे जब मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको तो लग रहा हो तो ये सब तो मुझे हमें पता ही है, सर ये सब क्यों बता रहे हैं आप, ये सब तो हम जानते ही हैं, कुछ आगे बताइए। लेकिन जब यूक्लिड्स थे और जब वो अपनी बुक लिख रहे थे और अपने लोगों को सब समझाते थे तो उन लोगों को ये सब चीज़ें नहीं पता थी, तो इसलिए उनको अपनी बुक में लिखना पड़ा ये सब चीज़ें, ताकि आने वाली जनरेशन भी सीख सके और उस टाइम की जनरेशन तो सीख ही सके। ठीक है, सॉरी, देखिए यहाँ तक हो गए हमारे 7 एक्सियम्स। अब देखिए 8th वाला, 8th हमारा, इफ द फर्स्ट थिंग इज ग्रेटर देन द सेकेंड एंड द सेकेंड इज ग्रेटर देन द थर्ड देन फर्स्ट इज ग्रेटर देन द थर्ड। देखिए ये क्या कह रहे हैं, ये मैं यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पर देखिएगा कि A अगर B से बड़ा है, क्या कहा, इफ फर्स्ट थिंग इज ग्रेटर देन द सेकेंड, अगर ये B से बड़ा है एंड द सेकेंड इज ग्रेटर देन द थर्ड, और B C से बड़ा है, देन A इज ग्रेटर देन द C। बात बिल्कुल सही है। जैसे आपके पिता आपसे बड़े हैं, आपके पिता आपसे बड़े हैं और आप अपने लड़के से बड़े होंगे, वही चीज़ लिखी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पिता आपके लड़के से बड़े हैं, वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। ओके, अगर A B से बड़ा है और B C से बड़ा है तो ऑटोमेटिकली A C से बड़ा होगा। ये है हमारे तो ये थे हमारे 8 एक्सियम्स। अब हमको देखना है पोस्टुलेट्स, अब हमको देखना है यूक्लिड्स के पोस्टुलेट। एक्सियम्स आपको समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है कि एक्सियम्स आपको अब समझ में आ गए होंगे। क्या कहा था पहले, एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब जो दो चीज़ आपस में सेम है और उसमें कुछ ऐड कर दिया जाए तो भी चीज़ें इक्वल ही रहेंगी। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल, अगर कोई दो चीज़ सेम है और उस दोनों चीज़ों में सेम चीज़ें ऐड कर दी जाए तो बाद में फिर चीज़ें सेम ही रहेंगी। बिल्कुल बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं, एक बार आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद इसको अपने अंदर आपको स्टोर करना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं कि राइट एनी 5 यूक्लिड्स एक्सियम्स या यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, तो आपको इस तरह से इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आते हैं यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स के ऊपर। यहाँ मैं रब कर देता हूँ, यहीं पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा उसको भी। देखिए क्या कह रहे हैं, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब क्या हुआ, देखिए अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो स्ट्रेट लाइन हम लोग सीधी लाइन, जो सीधी रेखा, जो सीधी लाइन हम लोग बनाते हैं उसके लिए 2 पॉइंट्स ज़रूरी हैं। अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स नहीं होंगे तो हम स्ट्रेट लाइन नहीं बना पाएंगे। ये सिर्फ यही कहना चाह रहा है। बहुत खतरनाक इंग्लिश लिखी है, लेकिन मतलब सिर्फ इतना सा है कि हमको एक लाइन खींचने के लिए 2 पॉइंट्स पता होने चाहिए। देखिए अगला क्या है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। मतलब
कि हमारे पास कोई एक लाइन है, उसको क्या कर सकते हैं हम, आगे की तरफ या पीछे की तरफ कहीं भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इक्लिप्स के जो पोस्टुलेट हैं ये सिर्फ ज्योमेट्री पे ही अप्लाई होंगे, ये सिर्फ ज्योमेट्री पर ही अप्लाई होंगे, और इक्लिप्स के जो एक्सियम्स थे ये हर जगह अप्लाई हो जाएंगे। ठीक, फिर देखिए थर्ड, अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। क्या कह रहे हैं कि जो सर्किल हम बनाएंगे उसका सेंटर कुछ भी हो सकता है और उसका रेडियस भी कुछ भी हो सकता है। मतलब हम छोटा सर्किल बना सकते हैं, बड़ा सर्किल बना सकते हैं, और हम सेंटर कुछ भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, और उसका रेडियस कुछ भी रख सकते हैं, सर्किल बन जाएगा। जाहिर सी बात है कि जब हमको सर्किल बनाना होता है तो हमको दो चीज़ चाहिए होती है, एक सेंटर और एक रेडियस। तो कह रहे हैं हम किसी को भी सेंटर मान सकते हैं और वहाँ से किसी भी रेडियस का सर्किल बना सकते हैं। बात ठीक है, बिल्कुल सही है, और हम सबको ये सब बातें पहले से पता है। ऐसा नहीं कि ये सब कोई चीज़ नई चीज़ें हैं, लेकिन अब लिखा है तो हमको पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इक्लिप्स के टाइम के लोगों को ये सब चीज़ें नहीं पता थी और उनके बाद की जनरेशन को पता चले, इसलिए उन्होंने अपनी किताब में सब लिखा था। ये सब हम लोग पिछली क्लास में अपने देख चुके हैं। फिर देखिए, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब क्या हुआ कि हर 90 डिग्री का कोण हर 90 डिग्री इक्वल होगा। बात सही है कि अगर कोई एक 90 डिग्री है और कहा जा रहा है कि एक और 90 राइट एंगल है तो वो भी तो 90 का ही होगा, और कहा जा रहा है कि एक और कोई राइट एंगल है तो वो भी क्या होगा, 90 डिग्री का ही तो होगा। तो मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे राइट एंगल्स क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। सारे के सारे राइट एंगल्स क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। ठीक, फिफ्थ, सबसे अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए लिखा बहुत बड़ा है और जब आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो इंग्लिश आपको समझ में नहीं आएगी कि पता नहीं क्या लिख के चले गए हैं। अब बुक में भी आपको यही लिखा है और आपको ये समझना भी है, आपको याद भी करना है, एग्जाम में आएगा तो आपको लिखना भी पड़ेगा। देखिए बहुत आसान सा है लेकिन लिखा बड़ा खतरनाक है। देखिए, if a straight line falling on two straight lines makes the interior angle on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines produced indefinitely meet on that side on which the sum of angle is less than the two right angles। मतलब क्या कह रहे हैं, बहुत सिंपल सी बात कही है। देखिए क्या कह रहे हैं कि हमारे पास कोई दो लाइन है, चलिए ये हमारे पास कोई दो लाइन हो गई। कह रहे हैं कि इन पर अगर कोई एक लाइन गिरती है, फॉल होती है, हमने क्या किया, एक लाइन इस पर गिरा दी, फॉल करा दी। तो कह रहे हैं कि जिस तरफ इंटीरियर एंगल ये वाला तो होगा, ये दोनों क्या होगा हमारा इंटीरियर एंगल, तो जिस तरफ इंटीरियर एंगल का सम लेस देन 180 होगा उसी तरफ दो लाइन आपस में जाके मिलेंगी। क्या कह रहे हैं, देखिए क्या कहा कि हमारे पास दो लाइन है, इस लाइन को हम नाम दे देते हैं ए और बी। हमने क्या किया, इसको नाम दे दिया ए और बी। एक लाइन है ए और एक लाइन है बी, और इस पे एक सी लाइन हमारी फॉल की। इस पे क्या हुआ कि हमारी सी लाइन फॉल की। जब सी वाली लाइन हमारी फॉल की तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरफ इंटीरियर एंगल हमारा, ये दोनों इंटीरियर एंगल हुए, इंटीरियर एंगल हमारा लेस देन 180 बनाएगा, उस तरफ की लाइन आपस में मिलेंगे। और देखिए दिख भी रहा है कि इस लाइन को अगर हम आगे प्रोड्यूस कर दें और इस लाइन को भी आगे प्रोड्यूस कर दें तो ये कहीं यहाँ जाके मिल जाएंगी। और यही चीज़ कही जा रही है, कि दो लाइन लिया हमने, उस पर कोई तीसरी लाइन मिली, तो वो दो लाइन के इंटीरियर एंगल का सम जिधर 180 डिग्री से कम होगा उधर वो दोनों लाइन मिलेंगी, और जिधर 180 डिग्री से ज़्यादा होगा उधर वो दोनों लाइन आपस में कभी नहीं मिलेंगी। लिखा बहुत भड़कीला था, ये बहुत भड़कीला है और पढ़ने में समझ भी नहीं आ रहा है, लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे एक्सियम्स और ये थे हमारे पोस्टुलेट्स, और इसी के ऊपर हमको क्वेश्चंस करने हैं। तो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है इस चैप्टर में। पहला क्वेश्चन क्या हुआ, जो मैंने पिछली क्लास में आपसे कहा था कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो इक्लिप्स ने जो बुक लिखी थी अपनी, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम क्या था, एलिमेंट्स। क्या था, एलिमेंट्स। और उसमें कितनी बुक थी, मतलब हर जो उन्होंने बुक लिखी थी उसमें उन्होंने चैप्टर्स को क्या कहा था कि बुक है। याद करिए, याद आ रहा होगा आपको कि जो बुक में जो चैप्टर्स लिखे थे उसको भी उन्होंने क्या कहा था कि ये बुक है। और बुक में भी कितने बुक लिखी थी उन्होंने, 13, मतलब 13 चैप्टर्स थे। हम लोग चैप्टर्स बोल रहे हैं, उन्होंने क्या बोला था उस चीज़ को, बुक बोला था। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि इक्लिप्स के एक्सियम्स क्या थे। फिर ये पूछा जा सकता है कि ये बताइए इक्लिप्स के पोस्टुलेट्स क्या थे। और ये भी पूछा जा सकता है कि स्पेसिफिकली फोकस किया जा सकता है किस वाले पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 5 पे, इक्लिप्स के इक्लिप्स पोस्टुलेट का 5th पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग को याद कर लेना है, रट लेना है।
और समझ में तो आ ही गया होगा। क्या कहा था मैंने फिफ्थ वाले पोस्टुलेट्स में कि देखिए हमारे पास कोई दो लाइन है और उस पर क्या हुई, तीसरी लाइन फॉल हुई, दूसरी लाइन कटी। तो जिस तरफ इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री से कम होगा उधर ही वो दोनों लाइन आपस में मिलेंगी। जैसे हमारे पास दो लाइन थी ए और बी, हमारे पास कौन कौन सी लाइन है, ए और बी, और इस पे एक सी लाइन गिरी, इस पे सी लाइन फॉल हुई। तो जहां इंटीरियर एंगल का सम 180 से कम होगा उसी तरफ वो दोनों लाइन जाके मिलेंगी, उसी तरफ वो दोनों लाइन जाके मिलेंगी। बस इतना सा था यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स में और यूक्लिड्स एक्सियम्स में। अब हमको क्या करना है, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। बहुत ही आसान सा चैप्टर था, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए हमको उसको पढ़ना जरूरी था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, अभी तक जितना पढ़ाया गया आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक बार फिर से हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।